जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 के हिंदी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बीस का दांत। इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न जो है VBI वो सभी के सभी आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जनरली हम लोग नहीं देखेंगे इसलिए क्योंकि जनरली उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। हम वही क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम 2024 में आने की जो संभावना है वही क्वेश्चन को सिर्फ हम देखेंगे, ठीक है। और विशेष हम एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको जनरली चाहिए पूरा PDF तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली वहां पे भेज दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप कहानी वाला वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप कहानी को नहीं पढ़े हुए तो जाकर आप पहले कहानी पढ़ लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट देखकर, ठीक है। उसके बाद में देखने के बाद में ये चीज़ को देखते हैं देन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए जब तक कहानी आपको समझ नहीं आएगा क्या कहानी के अंदर कौन सी बात है आपको समझ में आएगा नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए कहानी को पढ़कर देन इसको देखिएगा, क्वेश्चन आंसर को याद कीजिएगा। हम आपको कहते हैं ना 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा ये इसका आंसर, क्योंकि बहुत सरल बनाया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर बात की जाए, चैप्टर का नाम क्या है तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो नाम है वो 20 के दांत है। क्या है? 20 के दांत है ना। ये क्लास 10 के लिए है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस चैप्टर की बात कीजिएगा कि सर चैप्टर कितना है तो चैप्टर 2 है, ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक परिचय क्या है तो देखिए ध्यान से। इस पाठ के जो लेखक है नलिनी लोचन शर्मा जी हैं और इनका जन्म की अगर बात कीजिए तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आने की प्रबल संभावना रहती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव कौन कौन पूछा जा सकता है? सबसे पहले पूछा गया कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा नलिनी लोचन शर्मा जी। या तो ऐसे घुमाकर पूछ देता क्वेश्चन कि नलिनी लोचन शर्मा जी किस चैप्टर के लेखक है, यानी कि किस पाठ के लेखक है, तो यह देखिएगा 20 का दांत के। या तो आपसे पूछेगा कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। पूछ देगा कि नलिनी लोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट। या आपको घुमा कर पूछ सकता है कैसे कि किस लेखक का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था, बदरघाट में हुआ था, तो याद रखिएगा नलिनी लोचन शर्मा जी का, ठीक है दोस्तों। और बाकी जितना भी आपका VBI ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव सेट में पढ़ा दिया गया। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। क्वेश्चन आंसर कहता है, एक नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए नहीं लिए हैं। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप देखिए ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम रुकेश कुमार है, मैं मधुबनी बिहार के रहने वाला हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि शेर साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि शेर साहब के परिवार में जो बच्चे और बच्चियां जो थे उनके बीच में जो भेद था, जैसे लड़का लड़की को लेकर जो भेद था उनके बारे में ही ये क्वेश्चन कह रहा कि आप उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। कि शेर साहब के परिवार में लड़की और लड़की को लेकर क्या है ना, मैंने लिंग पर आधारित क्या भेदभाव था इसके बारे में कह रहा है। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, बहुत आसान है। लिखिएगा कि शेर साहब के परिवार में लड़कियों तथा है ना लड़कों के पालन पोषण में है ना लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। लिखिएगा कि शेर साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों को लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था, यानी कि लड़का लड़की को लेकर भेदभाव किया जा रहा था। वह अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता था। देखिए शेर साहब ये सोचता है कि लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या होगा, ठीक है ना, वो उचित नहीं समझता था। किसको? वो अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता था। साथ साथ देखिए क्या कहता है, क्या था, बेटियों को हंसने तक की भी इजाजत नहीं थी। देखिए लेकिन अगर बात कीजिएगा जबकि क्या कहता है कि जबकि है ना उसके बेटे कासू के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं था। देखिए घर में ऐसा नियम लगा दिया गया था शेर साहब कि लड़की जो है कुछ नहीं कर सकती है, लड़का जो भी मन करे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसे पूरी आजादी थी शेर साहब के लड़के का, इस बात को याद रखिएगा, है ना। शेर साहब के लड़के को पूरी आजादी था, उसके घर में जो मन करे जो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे घर में इसका नियम था, ठीक है। हंसने तक की आजादी नहीं थी भैया, सोचिए ये पढ़ाएगा क्या। आगे देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर आप इतना ही लिखिएगा, इतना लिखिएगा आपको प्रॉपर्ली मार्क्स मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करता है क्या है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा इसका आंसर कि खोखा अपने है ना क्या लिखिएगा कि खोखा अपने है ना घर के बनाए गए नियमों को अपवाद था, यानी कि जो घर में जो नियम बनाया गया था वो इस नियम को नहीं मानता था, जो मन किया सो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहता है कि खोखा हमेशा है ना मनमानी करता था, जबकि लड़कियों के ऐसा है ना ऐसी आजादी नहीं थी।
खोखा अपने घर में जो मन किया जो भी करे उससे हर चीज़ की आज़ादी थी, लेकिन लड़कियों की ऐसी आज़ादी नहीं थी भैया। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का गहन। रही बात की सर बोलिएगा 3 है, 4 गायब कर दिए हैं और 5 भी गायब कर दिए, 5 का क ख भी गायब कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर आपको चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों, ये जो मेन जो क्वेश्चन है वही लेकर आया हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है क्या कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये इसका आंसर क्या आप जवाब दीजिएगा कि सेन साहब को अपने गाड़ी पर नाज था। देखिए सेन साहब को अपने गाड़ी पर नाज था, कोई उसे छूता या छेड़छाड़ करता है ना, कर देता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। देखिए सेन साहब के पास एक नई मोटर कार, मतलब एक क्या था, सेन साहब के पास एक कार था जो कोई उसे छूता तो उसे मतलब छूता या छेड़छाड़ करता था उसे अच्छा नहीं लगता था, है ना। एक बार क्या कहता है जी, एक बार गिधलाल का बेटे मदन ने, है ना, सेन साहब की गाड़ी को छूकर गंदा कर दिया, है ना। ड्राइवर ने मना किया, कौन किया, ड्राइवर ने मना किया, लेकिन मदन ने उसे ही मारने दौड़ा, है ना, मारने दौड़ा। और अतः सेन साहब गिधलाल को बुलाकर चेताता है कि देखो गिरधर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप इतना ही लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, मान लेते हैं अगर आप ही का सोचिए, अगर आप ही के गांव में कोई नया मोटर मतलब कोई नया डिजाइन का कार आ जाता है तो क्या आप उसे देखना पसंद करते हैं ना, कहते ओ माय गॉड कितना मस्त कार है, काश मेरा होता है कि नहीं, या नहीं होता, इस प्रकार का फीलिंग नहीं होता तो आप उसे छूना चाहते या नहीं चाहते, सोचते क्या है, चलो थोड़ा सा छू लेते तो अच्छा लगता है। अगर उस पीरियड में अगर आप छूने जा रहे हैं, अगर उस पीरियड में गाड़ी बुला के बोले कि तेरा औकात नहीं है, तो कैसा महसूस होगा, बुरा लग तो लगेगा ना भाई। सेम उसी प्रकार से सेन साहब के जो गाड़ी जो था, मदन की इच्छा हुई कि थोड़ा सा गाड़ी छू लेते हैं, हाँ देखते हैं कैसा गाड़ी है। जैसे छूने आया, ड्राइवर ने उसे मना कर दिया, ड्राइवर ने मना कर दिया, बस मदन को बुरा लग गया। और यहाँ तक तो ड्राइवर ने उसके मतलब मदन को बुरा लगा था, मदन ने क्या कर दिया, मारने दौड़ा। और जब मारने दौड़ा तो यही सब बात मदन के पिता को बुलाकर यानी कि गिरधर को बुलाकर चेताया कि देखो गिरधर, ऐसे ही लड़के गुंडे चोर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। इस प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, आगे का क्वेश्चन है आपका क्या, आगे का क्वेश्चन है कि हंस कवि की, है ना, पता है कि हंस कौवों की जमात में, है ना, शामिल होने के लिए ललक गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भैया आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि शाम के वक्त कासू खेलता कूदता बगले के गली में जा निकला। ठीक है, शाम के वक्त कासू खेलता कूदता बगले के गली में जा निकला, वहीं मदन धूल में, कहाँ पे, धूल में आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था भैया, लट्टू नचा रहा था। यह देखकर खोखा का भी मन, है ना, खेलने के लिए, है ना, ललच उठा और अतः इस प्रकार खोखा हंस के रूप में कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका आंसर आपको इतना ही देना है, बट थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ये एक्चुअली हुआ क्या था कि शाम के वक्त कासू खेलता कूदता बगल के गली में, मतलब खेलता कूदता बगल के गली में जा निकला। अब जब से ये गली में गया तो मदन ने वहाँ आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था धूल में। अब ये जो लड़का जो था इसका भी मन थोड़ा सा, यानी कि कासू का मन हुआ कि थोड़ा हम भी देख, मतलब हम भी खेले, और उसने बड़े रूप से करा कि लट्टू मुझे भी दो। बस उस पीरियड में क्या किया कि मदन का याद आ गया उसके बाप का, मतलब जो बेइज्जती किया गया था, उसका ड्राइवर ने जो बेइज्जती किया गया था, यानी कि उसको धक्का दे दिया गया था, याद है। जब उसे थोड़ा सा छुआ गया था, ड्राइवर ने उससे मना किया तो ड्राइवर मना किया तो मदन ने उससे जब मारने दौड़ा तो उसको धक्का दे दिया। यहाँ तक धक्का जब दे दिया तो उस वीर का उससे ब्लड भी आ रहा था, उसका बदला कैसे छोड़ देगा। उस पीरियड में जब ये आया का बड़ा रूप से करा कि मुझे लट्टू दो, मुझे भी खेलना है। अब आदत लाचार था ये, हर किसी के पास तो हाथ, हर किसी के ऊपर हाथ चला देता था, उसी प्रकार से था। लट्टू मांगा, लट्टू दिया नहीं, कहा कि तेरा बाप की जागीर है नहीं कि हम तुमको दे दे, जा अपने बाप को मोटर पर बैठो, है ना, इस तरह से बोला। बस हो गया क्या, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और खूब डेंजर पिटाई हुआ और मदन ने क्या किया, कासू का 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है, तो आप सब यदि पूछा जाएगा कि मदन ने कासू का कितने दांत तोड़ा, 2 दांत तोड़ा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका आंसर होगा। बस मैं आपको एक जो मैंने अभी बताया वो सिर्फ समझाने के लिए बताया, आपका आंसर इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानी का क्या बताना चाहता है। ठीक है, देखिए आंसर इसका हो जाएगा
कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि अमीर व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति कभी यह नहीं चाहता है कि अमीर व्यक्ति कभी यह नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चे उनके कीमती सामानों के सामने घूमे। ठीक है, कि इसका आंसर जो हो जाएगा है ना, पूछा होगा कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि अमीर व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता है कि उसके कीमती सामानों के सामने कोई गरीब व्यक्ति के कोई बच्चा उसके सामानों के पीछे आगे पीछे कोई घूमे, ये नहीं चाहता। देखते हो ना, अमीर व्यक्ति रहता है सब सिस्टम लगा रहता है, ये नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा आया मेरा सामान को मतलब छेड़छाड़ करे, छूछा करे, ऐसा वो नहीं चाहता है। तो इसका आंसर आप लोग इतना ही दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रश्न में लेखक क्या दिखाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण लड्डू नचाने को लेकर हुआ था। ठीक है, देखिए लड्डू, कासू और मदन की बात की जाए, दोनों के बीच में जो झगड़े हुए थे वो मूल कारण जो था लड्डू नचाने को लेकर ही हुआ था। ठीक है, बात करते हैं इस प्रयोग के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि बालक नादान होता है। जाहिर सी बात है, बालक नादान होबे करता है। बालक है उसको क्या पता अमीर कौन है गरीब कौन है, ये इस जानेगा नहीं जानेगा। तो बालक क्या होता है, नादान होता है। क्या होता है, नादान होता है। वे अमीरी और गरीबी को नहीं जानता है। क्या कहता है, अमीरी और गरीबी को नहीं मानता है। और कहता है कि और वह भी अपने अपमान का बदला ले सकता है, जैसे मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ कर लिया। ठीक है ना, मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझिए, हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इसका आंसर जो हमने आपको बताया कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण है ना, क्या कहता है, मूल कारण लड्डू को नचाने को लेकर माना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में लेखक यह दिखाना चाहता है कि यह बताना चाहता है कि बालक जो होते हैं क्या होते हैं, नादान होते हैं। बालक ये नहीं जानता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। सामने वाला को, हर व्यक्ति को वो समान दृष्टि से देखता, वो अपने आप जैसा ही सोचता कि जैसे मैं व्यक्ति हूँ वैसे वो व्यक्ति है। और इस पीरियड में अगर उससे आप कुछ बोल दिएगा तो वो आपको बख्शेगा भी नहीं, आपको बढ़िया से धो देगा। ठीक है ना, क्योंकि वो ये नहीं देगा कि किसका बेटा है, ये बहुत बड़ा बेटा, ये पुलिस का बेटा है, चाहे डॉक्टर का बेटा है, चाहे मास्टर का बेटा है, उस तरह कोई नहीं देखता है। बच्चा यही समझेगा कि वो हम जिससे हैं उसी प्रकार से वो भी है, बाद में जो होगा उससे देखा जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये अमीरी और गरीबी को नहीं मानता है। ठीक है, और वह भी अपने अपमान का बदला ले सकता है। तो जिस तरह से आप अमीर है, गरीब के बच्चों को अगर कुछ बोलते हैं, अगर उससे बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा, तो दोनों में मारा पीटी होगा। तो ये नहीं कि छोड़ेगा कि हाँ चल भाई ये अमीर बाप का बेटा है तो इसको छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ेगा भैया, अपना अपमान का बदला ले ही लेगा। ठीक है, तीसरे इसका आंसर यही हो जाएगा भैया, जैसे ने हम आपको क्या बोला, अपमान का बदला ले सकता है, जैसे कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसके आगे के क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है जो भैया आपका कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय छाती से क्यों लगा लेता है। इसका जवाब देखिए, अगर आप ही सोचिए, अगर आपको कोई व्यक्ति आप ही का पिता अगर बार बार रोज रोज मारे, अचानक एक दिन गले लगा ले तो आपको कैसा फील होगा, लगेगा कि एकदम आज हम कुछ, हमारे पिता हमसे प्रसन्न है इसलिए आज हमको छाती से लगा लिया। तो सेम उसी प्रकार की बात है कि रोज रोज मदन अपने पिता से पिटाता था, अचानक उसे छाती से लगा लिया। कारण क्या था, देखिए दोस्तों, कारण यही था कि रोज रोज मदन की पिटाई रोज रोज मदन की हरकत को देकर सेठ साहब गिरधर को हमेशा ताना देता था। देखिए, अपना बेटा तक खुद सही नहीं है, लोग को ये ताना देता है। दूसरे को दोषी देने से पहले अपने भी अंदर झांक लेना चाहिए कि हम सही है कि नहीं है। इसका बेटा इतना लापरवाही है, आप कहानी पढ़े ना, आपको पता हुए करेगा। इसका बेटा इतना लापरवाही है जिसका हद नहीं है भैया, हद नहीं है। और ये रोज दूसरे को ताना देता है कि आपका बेटा ऐसा हो ऐसा है भैया। ठीक है, पहले खुद को तो देख लेना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा इसमें आदतें नहीं है, ये दूसरों को ताना देता है। ठीक है, गिरधर को ताना देता है और वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता है। वो जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है ना, इस जानते हुए भी पीटता है। वजह क्या है, वजह साफ है भैया। देखिए, सेन साहब जो थे, सेन साहब का फैक्ट्री में गिरधरलाल किरानी के काम करते थे। ठीक है, मतलब किरानी के पद पर ये थे गिरधरलाल। ठीक है, अब ये डर से अपने बेटे को मारते थे। अभी रोज रोज ताना देगा, तो बेटा ऐसे किया, तो बेटा ऐसे किया, तो हमारा बेटा हमारा सला रहा, तो बेटा हमारा बेटा को मार दिया है, चाहे हमारा बेटा कैसे कर रहा है, उससे कर रहा था। अभी ताना देवे करेगा, अब ताना देगा, अब मजबूरन में उससे मारेगा। वजह क्यों, अगर नहीं मारेगा, अगर उसको बोलता है नहीं मेरा बेटा निर्दोष है कि आपका बेटा में ही गलती है, तो उसे फौरन नौकरी से निकाल देता। अब इस डर से
इस डर से कि मेरा नौकरी कहीं छूट ना जाए, इस डर से अपने बेटे को मारते रहता था, जबकि वो जान रहा है कि बेटा मेरा बेटा क्या है, निर्दोष है। ये अपने आप घुटन महसूस करता था भीतर, ठीक है। तो कहता है कि पिटाई करता है जी। गिदरलाल यह जानता है कि मेरा बेटा क्या है, निर्दोष है। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं कर पाता कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करता। जैसे कहता है उसे शहंशाह के सामने ऐसे खड़ा होता है भैया कि जैसे मानो कि कोई किसी का मर्डर करके खून के जुर्म में खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो जाता है। तो अपने ऊपर किए गए है ना विरोधों का वो है ना कहता कि अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं कर पाता है। और एक बार गिदरलाल का बेटा कासू का है ना 2 दांत तोड़ दिया। देखिए एक समय की बात है, गिदरलाल का बेटा यानी कि कासू ने गिदरलाल का बेटा यानी कि मदन ने क्या किया कि कासू का 2 दांत तोड़ दिया। और वह अपने कहता है कि वह अपने अपमान का बदला ले लेता है। इस सफलता पाकर गिदरलाल अपने है ना बेटे को पिटाई न करके अपने छाती से लगा लेता है और उससे कहता है कि शाबाश बेटा, क्या कहता है, शाबाश बेटा, तूने तो आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। और इस सफलता पाकर गिदरलाल अपने बेटे को छाती से लगा लेता। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए गिदरलाल को ये हमेशा ताना देते रहते थे शहंशाह कि तोर बेटा ऐसा है, तोर बेटा हमारा बेटा से लड़ता है, तो ये समझा दो ना तो उसको बहुत मारेंगे, ऐसे वैसे तरह तरह के उसे मतलब डांटते फटकाते रहते थे, ताना देते थे कि तोर बेटा ऐसा है वैसा है। तो गिदरलाल इस सब न चाहते हुए अपने बेटे को पिटाई कर देता था। अब कर देता था, अब वो जाना कि मेरा बेटा क्या है, निर्दोष है, फिर भी वो अपने अन्याय पर फिर भी अपने ऊपर किए गए अन्याय को वो विरोध नहीं करता है। फिर कहता चलो जाने दो, अभी मजबूरन है ना। मजबूरी में कहते हैं ना कि गधों को भी बाप कहना पड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से गिदरलाल मजबूरन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक समय की बात है गिदरलाल का बेटा यानी कि मदन ने क्या किया कि खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। अब जब तू 2 दांत तोड़े, इस प्रकार से मालिक और नौकर के फैसले को ही खत्म कर दिया, है ना। और इस सफलता का पाकर उसे अपने थाली से लगा लिया और उससे कहता है कि शाबाश बेटा, तूने आज अपने पिता का अपमान का बदला और अपना अपमान का बदला ले लिया, है ना। ये दूसरे के लिए क्या था, असंभव था। तो ये इस खुशी से अपने बेटे को थाली से लगा लेता है। तो फिलहाल मैंने इतना जो मैंने बात बताया वो सब चीज़ को नहीं देखना, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और याद कीजिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैं आपको है ना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप 1 बार से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, आगे क्वेश्चन है जो आपका आगे क्वेश्चन है कि शहंशाह मदन, कासू और गिदरलाल का चित्रण करें, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, 4 व्यक्ति का चित्रण करना है। तो आपका सबसे पहले आता है शहंशाह, कौन आता है दोस्तों, शहंशाह। तो शहंशाह के बारे में क्या लिखेगा कि शहंशाह के पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसात में खड़ी है। देखिए शहंशाह के पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसात में क्या है, खड़ी है। और वे एक फैक्ट्री के मालिक है भैया, क्या है, वे एक फैक्ट्री के मालिक भी है ना, जो बहुत घमंडी थे। देखिए क्या है, जो बहुत घमंडी थे, है ना। और शहंशाह के पास 5 पुत्री और 1 पुत्र थे। देखिए यहाँ पे इसका इतना ही हो जाएगा जवाब। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि शहंशाह वे बहुत घमंडी थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति को कबूल नहीं करना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति का घमंड टूटता है। अब रावण का घमंड जब टूट गया था नहीं, और बाकी और सब कौन है कि नहीं। अब ये हो गया कि आपको किसी, देखिए आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो किसी के सामने अहंकार मत दिखाइए। देखिए शहंशाह के अंदर क्या था, कमजोरी था। शहंशाह के अंदर यही कमजोरी नहीं था कि ये जिस गरीब के बदौलत ये फैक्ट्री चला रहा था, जिस गरीब के बदौलत फैक्ट्री चला रहा था, उन्हीं के बाल बच्चों को देखना पसंद नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं ये अहंकार है, घमंड है, पैसे का घमंड है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी एक इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड एक ना एक दिन टूट ही जाता है। जैसे इसका घमंड टूट गया कि नहीं टूट गया। शहंशाह का बेटा ने गिदरलाल का बेटे ने क्या किया, इसका बेटे को मारकर दर्दा गोल उड़ा दिया। बोले घमंड टूटा नहीं टूटा। तो हर इंसान का घमंड टूटा, इसे घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। घमंड रावण का भी नहीं चला था, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब दूसरा की बात कीजिएगा, दूसरा कौन है। और बाकी इसमें 2-4 लाइन जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे अब आता है मदन। पता है मदन का है गिदरलाल का बेटा था जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष का था। वह अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं समझता था। फिलहाल आप इतना ही लिख सकते हैं, बाकी लिखना चाहे तो लिख सकते। आप मेरे हिसाब से इतना ही बेटर था, मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। आगे ये ध्यान से मुझे क्या है, कासू। कासू क्या है, देखिए ध्यान से, कासू है भैया कि कासू एक घमंडी बाप का, कहता है दोस्तों कासू क्या है, घमंडी बाप का, है ना, बाप का घमंडी बेटा। देखिए अब जैसा बाप वैसा बेटा, कि कासू एक घमंडी बाप का घमंडी, खुद एक बाप घमंड है तो बेटा घमंड ना होगा, होबे करेगा जैसा भैया। तो देखिए कहता है कि ये क्या कि कासू एक घमंडी बाप का घमंडी बेटा था, है ना। वह हर जगह अपनी ही मनमानी करता था। वह हर जगह, कहता जी, वह हर जगह अपनी ही मनमानी करता था। वह जिस पर चाहता था वह उस पर हाथ चला देता था। इसका आंसर आप इतना ही ले सकते हैं, ठीक है।
इसलिए कहते देखिए, हम कहते हैं कि किसी भी लड़कों को इतना ही आप मान्यता दीजिए, आप उतना ही उससे प्यार कीजिए जितना आपके बस में रहे। आपके बस से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बात नहीं मानेगा, यानी कि वह गलत राह पर चल जाएगा। जिस प्रकार से इसे इतना ना प्यार दुरा दिया गया जिसके कारण से इसका बेटा ही बिगड़ गया। देखते थे शुरू में जब ये सामान गाड़ी को फोड़ दिया गया तो इसको बोला था कि मेरा बेटा, जब गाड़ी को फोड़ देता है, गाड़ी के जब पिछली बत्ती को चकनाचूर उड़ा देता है दोस्तों, तो इसके पिता क्या सोचते पता है, उसके मारते नहीं है, कहता है कि दो और लोग सबको कहता है कि मेरा बेटा इसको फोड़ कर देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या, ऐसे। जबकि उसे मारना चाहिए था, ऐसे नहीं। अपना बेटा खुद सही नहीं है, दूसरे को हंसने चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहेंगे कि किसी भी लड़कों को आप उतना ही प्यार कीजिए जितना वो चल जाए। अधिकतर ज़्यादा मान्यता दीजिएगा वो लड़का बिगड़ जाता है, जिससे शहंशाह का बेटा नहीं बिगड़ चुका था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, चलिए अब आता है गीदालाल, ठीक है ना। गीदालाल क्या है, गीदालाल एक गरीब व्यक्ति था। वह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के पद पर काम है ना करता था। वह प्रतिदिन सेन साहब के द्वारा अपमान है ना सहा करता था। देखिए ये उनके फैक्ट्री में जब जाते थे उनको अपमानित किया जाता था कि तो बेटा ऐसा हो, चाहे जो भी हो, मतलब उसे नीचा दिखाता था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप खुद बड़े हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को कोई कुछ वैल्यू ही ना समझे। जैसे आप बताइए ना, सोचिए ना, आप ही सोचिए कि जिस गरीब के बदौलत ये फैक्ट्री चला रहा था और जिस गरीब के बदौलत से इसको 2 वक्त को रोटी मिल रहा था, उसी को बाल बच्चा को देखना ये पसंद नहीं करता था। ये बताइए उचित है या नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के पास, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।